नंदीग्राम ही आपको सीएम बनाया था, भूल गई थी? 10 साल याद नहीं था? आज आप जा रहे हो और जिसकी मदद मांग रहे हो वो तो टीएमसी से ही आया हुआ है। आप शुभेंदु अधिकारी को गद्दार बोल रहे हो और इस टीएमसी वाले को जो बीजेपी में आ चुका है उसको आप वापस मांग रहे हो। एक ही मुंह से दो बात। आप तो बोल रहे हो जिन लोग छोड़ के टीएमसी को चले गए वो सारे गद्दार हैं, तो अगर ये भी गद्दार है तो गद्दार की हेल्प क्यों मांग रहे हो आप? 2 दिन में दीदी को वहाँ का हवा पता चल गया। तीसरे दिन वो नाटक करके वहाँ से निकल गई और फिर दोबारा नहीं गई। कल जाएगी बोली है और फिर ये भी बोली है कल से मैं रहूँगी, मैं वहाँ जाके देख लूँगी क्या होता है। ये इसका मतलब क्या है? वो थ्रेटन कर रही है, लोगों को धमका रही है, डरा रही है। मैं वो एक फुटबॉल मंगाई, बोल रही है मेरा पैर टूटा हुआ है और बोल रही है ए जा फुटबॉल लेके आ, मैं फुटबॉल खेलूँगी। जिसका पैर टूटा हुआ है वो फुटबॉल खेल रही है। बट ये इलेक्शन बंगाल के इतिहास की इलेक्शन होगी। बंगाल कि हिंदुओं के लिए ये आखिरी इलेक्शन होगी। अगर जीत गए तो हिंदू बच जाएगा, अगर हार गए तो ख़त्म हो जाएंगे हिंदुओं के लिए और कोई जगह नहीं रहेगा। बंगाली हिंदू के लिए और कोई जगह नहीं रहेगा। एक बार पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से घर द्वार ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ के वो लोग आ चुके हैं। दूसरी बात जब रिफ्यूजी बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? और जगह नहीं रहेगी हमारे लिए। दीदी तो अलग कर लेगी, वो डिसाइड करके रखी है, वो देश से अलग हो जाएगी, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगी। टीएमसी के नेता बोल रहे हैं कि 30% मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं तो 4 नए पाकिस्तान और बन जाएंगे। गलत बोल रहे हैं। आज की हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाकर 4 भागों में पाकिस्तान को बांट के रखने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान, सिंध, गिलगिट, बालूचिस्तान 4 भागों में बांट के आएंगे। क्योंकि ये लोग, जिन लोग बोलते हैं ना, ये लोग शायद बालाकोट एयर स्ट्राइक भूल गए हैं कि पुलवामा में हम अपनी शहीदों का बलिदान का बदला कैसे लिए थे, भूल गए हैं। इनको शायद याद दिला देना ज़रूरी है कि नया हिंदुस्तान है भाई। ये सब बात बोलना बंद करो। मैडम, इसको कैसे देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं आज बांग्लादेश गए हैं, बांग्लादेश से वो शक्तिपीठ में गए हैं जहां पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसी भी देश का गया है। तो कई लोग यह भी देख रहे हैं कि भारत जो पहले अखंड भारत था, अखंड भारत का भी लोग सपना देख रहे हैं कि एक दिन बांग्लादेश भी अपना होगा, क्योंकि हमारे शक्तिपीठ वहाँ पे हैं, हमारे लोग वहाँ पे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी किसी शक्तिपीठ में जाते हैं, अपनी धर्म दिखाते हैं, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम कहाँ है? ममता बनर्जी जब ऐसा करके कान में कपड़ा लगा के कलमा पढ़ती है तो हम लोगों को तो कोई समस्या होती नहीं है। दूसरी बात है, बांग्लादेश गए हैं, आज बांग्लादेश की एनिवर्सरी है, 50th एनिवर्सरी। ये जो बोला जा रहा है कि बांग्लादेश से जाकर वो प्रचार कर रहे हैं, आज खुद ममता बनर्जी पश्चिम मिदनापुर में बैठकर जब रैली कर रही थी, वहाँ बोल रही थी कि आज जहाँ जहाँ वोट हो रहा है, भाई लोग, बहन लोग, माताओं लोग, सुन लो, जहाँ आप लोग वोट देने जा रहे हो, अगर वहाँ कोई समस्या हो तो बहन लोग, माता लोग, घर में जो खुंती होता है ना, खुलती मैंने वो कलछुल, वो जो खाना लेने का स्पून होता है, लैडल, वो बोटी जिसे सब्जी काटते हैं, और कुछ ना मिले तो झाड़ू लेकर जाना, जाके इलेक्शन कमीशन में वहाँ कुछ गड़बड़ हो तो उनको पीट के आना। तो ममता बनर्जी पश्चिम मिदनापुर में बैठकर आज कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जहाँ इलेक्शन हो रही है वहाँ के लोगों को एड्रेस कैसे कर रही थी। उनको तो जेल में भेजना चाहिए। अब उनके अगेंस्ट में तो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन जाना चाहिए। क्यों कैसे बोल रही है? वो तो वहाँ के लोगों को एड्रेस कर रही है, बोल रही है जिन लोग वोट दे रहे हो वो लोग कान खोल कर सुन लो। आप लोग सुन लीजिए, वीडियो है ममता बनर्जी के पेज में, वो खुद अनाउंस किया है आज कि जिन लोग वोट करने जा रहे हो कान खोल कर सुन लो, आप लोग क्या क्या करोगे। तो ये फ्लाउट नहीं कर रही है दीदी जो बोली है कि खेला होबे। अभी पिछले 3-4 दिनों में 3-4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, किसी को फांसी से लटका दिया गया, किसी को मार दिया गया। आज नंदीग्राम में जो कांथी में चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, शुभेंदु अधिकारी के भाई के गाड़ी पे हमला हुआ, सीआरपीएफ के लोगों पे हमला हुआ पुरुलिया में। तो दीदी का खेला हबे जिस दिन दीदी बोली थी उसके बाद से कंटिन्यूस बोल रही है, वो अपना लोगों को उस्का रही है, बोल रही है, प्रोवोक कर रही है। खेला हबे माने इलेक्शन में खेला, लेकिन ये खून का खेला नहीं होता है। डेमोक्रेसी जब है वहाँ डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकली आप फाइट करो। आप लोगों को मार के, धमका कर, खून करके, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी जला के, ये किस तरह की खेला खेल रही है दीदी? पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे हैं। ये खेला में हम लोग विश्वास नहीं करते। बंगाली खेलता है, बंगाली बहुत खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है। आज पश्चिम मिदनापुर में वो एक फुटबॉल मंगाई,
बोल रही है मेरा पैर टूटा हुआ है और बोल रही है ए जा फुटबॉल लेके आ, मैं फुटबॉल खेलूंगी। जिसका पैर टूटा हुआ है वो फुटबॉल खेल रही है, तभी आप लोगों को शक हो जाता है कि आपके पैर में हुआ क्या है। दीदी ज़रा रिपोर्ट हम लोग को दिखा दीजिए क्या हुआ है। वो फुटबॉल मंगाई थी, देख लीजिएगा, फिर मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिएगा उनके बगल में लाके कोई फुटबॉल रख के गया, बोल रही फुटबॉल लेके आओ, फुटबॉल लेके आओ, खेला हबे। वो रैली करने गई है या मजाक कर रही है या धमका रही है लोगों को? वो तो एक रैली के दौरान अपना दूसरा पैर इस पैर के ऊपर रख ली थी जिसमें चोट लगा, जिसमें हमारे अगर थोड़ी सी मोच भी आ जाए ना, उस पैर के ऊपर हम लोग दूसरा पैर रख ही नहीं सकते। अगर थोड़ी सी मोच भी आ जाए इतनी दर्द होती है। और उनका तो कभी बोल रही है पैर टूट गया है, कभी बोल रही है सबसे बड़ा हड्डी कौन होता है? फेमूर, ठीक है, वो है ये वाला बोन। अगर ये टूटा है तो यहाँ बैंडेज क्यों लगा है दीदी? सबसे बड़ा हड्डी मेरा चोट पहुँचा है तो यहाँ बैंडेज होना चाहिए था, बैंडेज यहाँ क्यों है? सेकंड प्रश्न, आपका पैर जो भी हुआ है आप प्लास्टर करते हो एक दिन, दूसरे दिन आप क्रेप बैंडेज लगाते हो। प्लास्टर, मेरा पैर भी टूटा था, 1 महीना प्लास्टर रहता है। हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, उसमें भी 1 महीना प्लास्टर था। वो कैसे घूम रही है, प्लास्टर को खोल रही है, रोज़ काट देती है प्लास्टर और रोज़ क्रेप बैंडेज लगाती है, ये क्या हो रहा है? तीसरी बात, हम लोग साड़ी पहनते हैं, अगर मेरे को बोलना है लोगों को, बैठा समझाना है कि मेरा पैर में चोट लगेगा, तो मैं पूरा साड़ी उठा के बैठ जाऊँगी साड़ी दिखाने के, पैर दिखाने के लिए। आपका ये पैर में चोट लगा है तो साड़ी ढक के बैठने में क्या प्रॉब्लम है उनको? पैर दिखाना क्यों ज़रूरी है? आप वो दिखा के क्यों वोट मांग रहे हो? आपको तो दिखाना चाहिए कि 10 साल में आपने विकास क्या किया है, इंडस्ट्री क्या किया है, एजुकेशन क्या किया है। आपको अपना टूटा हुआ पैर जो टूटा नहीं है वो दिखाकर टेबल के ऊपर, स्टूल के ऊपर पैर चढ़ा के, फिर ये पैर इस पैर के ऊपर चढ़ा के, चोट लगी हुई है उसमें आप हिला रहे हो बैठकर, लोग मानेंगे? लोग इतने बेवकूफ़ हैं क्या कि मान लेंगे कि आपका पैर में कुछ हुआ है? मैं उस जगह गई थी जहाँ उनको चोट लगी है। मेरा और एक प्रश्न था जो ज़्यादातर कोई नहीं पूछ रहा है कि दीदी के गाड़ी में एक बॉडीगार्ड रहता है जो दरवाज़ा पकड़ के लटकता है, जो दरवाज़ा पकड़ के हाथ से रखता है, पैर नीचे रहता है। तो अगर दरवाज़ा बंद हुई है तो सबसे पहले उसके हाथ में और उसके पाँव में चोट लगना चाहिए। दीदी के पैर तक कैसे पहुँचा? और वो आदमी कहाँ है, उसकी पूछताछ क्यों नहीं हुई? जो काला कपड़ा पहन के था, सब फोटो में दिखेगा वो था, उसके पैर में कैसे? वो तो बाहर पैर रखता है, तो दरवाज़ा तो पैर, उसके पैर के ऊपर पहले आने चाहिए, उसके हाथ बंद होने चाहिए कि दरवाज़ा हाथ के ऊपर बंद हो जाएगा। कहाँ है वो आदमी? आप बोलेंगे कि सब कुछ पूर्व प्रायोजित। हाँ, वो बेइज्जत किया। नंदीग्राम के लोगों को समझना चाहिए। वो वहाँ पहले दिन पहुँच गई, उनका है ना सूफिया, क्या नाम है, उनके घर में थी। अगले दिन और एक मुसलमान है, उनके घर में थी। 2 दिन में दीदी को वहाँ का हवा पता चल गया। तीसरे दिन वो नाटक करके वहाँ से निकल गई और फिर दोबारा नहीं गई। कल जाएगी बोली है और फिर ये भी बोली है कल से मैं रहूँगी, मैं वहाँ जाके देख लूँगी क्या होता है। ये इसका मतलब क्या है? वो थ्रेटन कर रही है, लोगों को धमका रही है, डरा रही है, देख लूँगी, मतलब जिससे कि लोग डर जाए, घर में रहे, वोट करने ना आए। अभी वहाँ पे जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत ही भयावह तस्वीर है। लोग बता रहे हैं कि लुंगी वाहिनी जो उनकी होती है, जंगी वाहिनी, लुंगी वाहिनी जो भी है, वो बाइकों पे 2-2, 3-3 लोग, हज़ारों हज़ार बाइक लेके पूरा गांव में ये घूम रहे हैं। क्योंकि जो सीआरपीएफ है, जो सेंट्रल फोर्सेस है, वो तो विदिन 100 मीटर बूथ में लगे हैं। लेकिन इस तरह से जो दहशत का माहौल गाँव में बनाया जा रहा है, कैसे लोग वोट डालने वहाँ पे जाएंगे? कल एक पर्टिकुलर जगह हम लोग खड़े थे, हम लोगों को बोला गया था कि शुभेंदु दा वहाँ आने वाले हैं। वेट कर रहे थे, शुरू में कार्यकर्ता लोग थे, फिर चले गए। बाइक में कॉन्स्टेंटली एक मुसलमान एरिया है वो क्रॉस करके हिंदू एरिया है, वहाँ जाना है, तो पूरी कॉन्वॉय जाएगी। तो वेट कर रहे थे शुभेंदु दा आएंगे। वो कॉन्स्टेंटली बाइक में लुंगी एंड गंजी पहन के 3-3 लोग, 4-4 लोग आ रहे हैं। जिस जगह हम लोग की गाड़ी थी वहाँ घूम रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, जा रहे हैं। 1 घंटा देखने के बाद जब देखे चारों तरफ शांत हो गया, अजीब लगा हम लोगों को, कुछ होने वाला है। हम लोग अपना गाड़ी लिए वहाँ से निकल पड़े। बाद में पता चला कि वही बम, यस, वो जगह रेकी किया जा रहा था। हम लोग रहते तो उड़ जाते कल। वो मार्किंग किया जा रहा था। आ रहे सीआरपीएफ के 3 लोग थे, तो 3 लोग क्या कर लेते इतने? जब बम पड़ता तो सीआरपीएफ क्या कर लेता? कुछ नहीं। 3 लोग क्या कर लेते? बम पड़ने के बाद क्या होता? सब तो उड़ता, तो सीआरपीएफ वाले भी उड़ जाते। सीआरपीएफ बहुत कम दिखी, नंदीग्राम में बहुत कम दिखी। जहाँ सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में आज के दिन सबसे ज़्यादा नंदीग्राम में ज़रूरत है, वहाँ कम दिखी।
यानी पूरे पश्चिम बंगाल में जो है वो सेम अमाउंट सिर्फ नंदीग्राम में होना चाहिए, वो नंबर सेम होना चाहिए, वो क्यों कम दिखा? ये मेरा कंप्लेन है कि मैं क्यों कम दिखी हूँ, इतना कम क्यों? किसी गांव में तो कभी दिखे भी नहीं मेरे को, पूरा गांव घूमे हैं, नहीं दिखा है, बहुत कम था। अभी एक दीदी का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है वहाँ के प्रलय पॉल करके, उनसे सहयोग मांग रहे हैं कि आप जो है टीएमसी के लिए काम कीजिए, आप हमारे साथ थे, शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, तो आप टीएमसी के लिए काम कीजिए, आप उधर क्यों चले गए? तो ये दीदी का डर है ना, दीदी फ़ोन उसमें दीदी यह भी कह रही है कि जो शुभेंदु अधिकारी है पहले मेरे को नंदीग्राम में घुसने नहीं देता था। आप बताइए, टीएमसी ऐसी एक पार्टी है जिसको हम लोग बंगाल में बोलते हैं एक जैसा पार्टी जिसमें एक पोस्ट बाकी सब लैम्प पोस्ट, ठीक है, ये कहावत है बंगाल में। टीएमसी है, वहाँ दीदी के अलावा कोई डिसीजन, कोई छोटा से छोटा डिसीजन भी कोई नहीं ले सकता है। आप बोलना चाहते हो दीदी जो चीफ मिनिस्टर सिर्फ नहीं है, टीएमसी पार्टी की सुप्रीमो है, उसको शुभेंदु अधिकारी रोकते थे कि आप नंदीग्राम मत आओ? शुभेंदु अधिकारी में इतना हिम्मत, और दीदी मान लेती थी, जो किसी की बात नहीं मानती है। उन्होंने बोला मेरा रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, तो दीदी बोली हमको मालूम है लेकिन हमको तो आने देता नहीं था शुभेंदु। 10 साल वो झांक कर भी नहीं देखी है। आज 10 साल बाद जब लड़ने गई है तब वहाँ जाके बोल रहे हैं कि घर घर तक मैं पानी पहुँचाऊँगी। तो 10 साल आप कहाँ थी दीदी? 10 साल के बाद आपको लग रहा है कि इनको नौकरी दूंगी, यहाँ स्कूल बनाऊंगी, यहाँ कॉलेज बनाऊंगी। 10 साल तो आप ही का राज था। आप तो नंदीग्राम से ही उठ के आई थी, नंदीग्राम ही आपको सीएम बनाया था, भूल गई थी? 10 साल याद नहीं था? आज आप जा रहे हो और जिसकी मदद मांग रहे हो वो तो टीएमसी से ही आया हुआ है। आप शुभेंदु अधिकारी को गद्दार बोल रहे हो और इस टीएमसी वाले को जो बीजेपी में आ चुका है उसको आप वापस मांग रहे हो। एक ही मुंह से दो बात। आप तो बोल रहे हो जिन लोग छोड़ के टीएमसी को चले गए वो सारे गद्दार हैं, तो अगर ये भी गद्दार है तो गद्दार की हेल्प क्यों मांग रहे हो आप? इसका मतलब क्या है दीदी? आपको पता है कि आप हार रहे हो, आप सबको वापस चाह रहे हो, क्यों वापस मांग रहे हो? डर है ना, आप डर का माहौल क्रिएट करोगे, आपके अंदर भी दीदी के चेहरे से डर झलक रहा है, इसीलिए दूसरे दिन वो नाटक करके वहाँ से निकली है। ये पूरा नाटक था उनका, कुछ नहीं हुआ। खोल के पैर पाँव देख लिया जाए, कुछ नहीं हुआ है उनका। नंदीग्राम में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो तो बोलती है वो हर जिले में सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी बनाई है, नंदीग्राम में भी तो है, वहाँ क्यों नहीं एडमिट हुई? अगर पाँव टूटा नहीं था, चोट लगा था, तो बेसिक फर्स्ट एड तो सुपर स्पेशलिटी में तो बेसिक फर्स्ट एड हो जाता। 3.5 घंटा आपको ग्रीन कॉरिडोर दे के लेके आना पड़ा, वो भी आप हर बार आप जाते हो वुडलैंड्स में या बेलव्यू में। इस बार क्यों नहीं गए प्राइवेट हॉस्पिटल में? मुंह बंद करना मुश्किल है डॉक्टरों का। एसएसकेएम में क्यों गए? बॉबी हकीम की बेटी वहाँ डॉक्टर है, सारे डॉक्टर्स आपके कब्जे में हैं, आप जो चाहोगे लिखवाओगे। एसएसकेएम क्यों? बेलव्यू क्यों नहीं? दीदी के कंट्रोल में है ना एसएसकेएम, हाकिम साहब की बेटी है वहाँ की डॉक्टर, तो जो चाहेगी दीदी लिखवाएगी। अब डॉक्टर्स लोग को पूछ लीजिए कि दिखाओ भाई, टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ। दीदी का तो टेस्ट हुआ होगा, चीफ मिनिस्टर है भाई, टॉप से टॉप टेस्ट हुआ होगा, दिखा दो। वो तो नर्व का डॉक्टर, चोट लगा था पैर में, ऑर्थोपेडिक बुलाओ, उसके साथ न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट। मैंने हमको तो लग रहा था इसके बाद वो ब्रेन का भी कोई डॉक्टर को लाएगी। सब डॉक्टर को बुला ली थी, जो सबसे ज़रूरी थी ब्रेन की डॉक्टर, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? सब डॉक्टर्स आए थे क्या देखने कि पाँव में चोट लगा है। न्यूरोसर्जन वो क्या करेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा? हड्डी में चोट लगी, खुद बोल रहे हो सबसे बड़ी हड्डी है ऊपर, बैंडेज हुआ है पाँव में नीचे। इस तरह से दीदी 10 साल बेवकूफ़ बनाई है लोगों को। मोदी जी का स्क्रू ढीला है। कौन बोला है? दीदी बोली है। दीदी का स्क्रू टाइट है, दीदी प्रमाण करके दिखा दे कि दीदी का टाइट है। आज भी चिल्ला रही थी, मोटा होदल कूद बोल रही थी अमित शाह जी को, दिल्ली से बैठ के इलेक्शन करवा रहा है, देखे नोबो। आज खुद बोल रही थी शिशिर अधिकारी तू ही अत्तो छेले। शिशिर अधिकारी सीनियर पॉलिटिशियन है आपके पार्टी के, आप उनको तू-तू-कारी कर रहे हो। ये शिक्षा है? बंगाल के लोग में तो इतनी गंदी शिक्षा नहीं है कि किसी बुजुर्ग को तू-तू-कारी करे। तो स्क्रू किसका ढीला है? और ढीला हो रहा है। जितना दिन जाएगा ना, 1 तारीख आते आते उनका नंदीग्राम इलेक्शन आते आते पूरी ढीली हो जाएगी वो।
कभी कभी लगता है क्या कि दीदी का जिस तरह से बयान आता है, मोदी जी को स्क्रू ढीला है बोलती हैं, साला बोलती हैं, कंकड़ के बर्फी, तू साला चोर, तू शाला चोर, मतलब पूरा तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई हैं, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मानसिक रूप से सुसाइड कर लेंगे, ऐसा भी स्थिति आ सकती है? सुसाइड करेंगे कहाँ? हम लोग तो पहले सोचते थे कि कालीघाट में वो जहाँ रहती है पीछे एक वो आदि गंगा है, तो कभी देखे वो आदि गंगा? गंदा है, यमुना से भी गंदा है। नहीं वो माने नाला बन गया है, ठीक है, दीदी के घर के पीछे है, चीफ मिनिस्टर के घर के पीछे आदि गंगा नाला बन गई है। चीफ मिनिस्टर के मोहल्ले में लोग वो चापाकल में जो टाइम कल होता है ना, टाइम में पानी आती है, लोग लाइन लगा के पानी लेते हैं। दीदी के मोहल्ला में पानी पी के, जहरीला पानी पी के मर गए हैं। जिस भवानीपुर से वो इतने सालों से जीती है वहाँ की ये हालत है। तो दीदी मरेंगी तो कहाँ कूद के मरेंगी बताइए? एक ऑप्शन है नौबान्नों से कूदेंगे, और ऑप्शन नहीं है। वो उसमें नाला में कूदने से वो नहीं मरेंगे, वो डूबेंगे नहीं, इतना कचरा भरा हुआ है उसमें, नहीं मरेंगे। और इतनी जल्दी उनकी मौत आनी भी नहीं चाहिए। हम लोग भी चाहते नहीं है कि उनकी मौत आए, कि किसी की मौत हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि दीदी रहे, हार जाए, उसके बाद दीदी से बहुत हिसाब लेना बाकी है। लोगों का पैसा चोरी किए हो, टैक्स पेयर का पैसा मारे हो, उसकी हिसाब तो देगी ना वो। पाई की हिसाब चाहिए। दीदी मर जाएगी तो हिसाब किससे लेंगे? हम लोग नहीं चाहते, किसी की मौत नहीं चाहते। वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो तो उसकी मौत नहीं मांगेंगे। दीदी के जैसे नहीं है कि मार दो, काट दो, ख़त्म कर दो। लोगों के बीच जिंदा चाहते हैं, दिमागी हालत दीदी का ठीक चाहते हैं, कि ऐसा ना हो कि दीदी को डिक्लेयर कर दे डॉक्टर की दिमाग की मरीज है, इनको हॉस्पिटल में भर्ती करो। ना ना ना, हम लोग को दीदी एकदम नॉर्मल दीदी चाहिए, जिससे हम लोग हिसाब ले सकें। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए हम लोग को हिसाब चाहिए। लोगों के बीच एक भय का भी माहौल है कि कहीं टीएमसी की सरकार आ गई तो जो लोग खुल के बोल रहे थे, जैसे मटुआ समाज है, वो तो डर है कि उनकी सरकार आएगी तो लोग चुन चुन के मारे जाएंगे। ये भी एक माहौल है। जब डर है तो लोगों को सोच लेना चाहिए ना कि इस पार या उस पार करो, ख़त्म करो। क्योंकि सबको पता है अगर दीदी इस बार आ गई, सबकी हालत, जिन लोग ने मुंह खोला है उनकी क्या हालत होने वाली है, ख़त्म कर देगी। अभी तक तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को मारी थी। साधारण लोग, जिन लोग दीदी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं ना, आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, कहीं भी कोई पूछ लेता है, अगर बोल देते, सब दीदी के पास आर्काइव करके रखा हुआ है। सबको चुन चुन के मारेंगे वो। इसीलिए सोच समझ के, दिमाग लगा के इस बार के लिए दीदी का पत्ता काट के ख़त्म करो, ख़त्म कर दो टीएमसी को, जिससे कि वो कभी ज़िंदगी में पावर में ना आ पाए। अगर इस बार रह गई तो ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। किसी को नहीं छोड़ेगी वो, किसी न्यूज़ चैनल वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। अपना एबीपी है उनका चमचा चैनल, उसके अलावा बाकी सब का हिसाब ले लेगी वो। आज रिपब्लिक पे भी हुआ है, रिपब्लिक बंगला का पे भी हुआ है, टीएमसी वाले ने हमला किया है। तो किसी न्यूज़ चैनल को भी नहीं छोड़ने वाली है। दीदी का अपना चमचा चैनल है, वही बचा रहेगा, सुमंद एबीपी वाला, बस, और कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। चुन चुन के जैसे की थी ना, शन्मय बनर्जी को जेल में डाली थी, सैफुद्दीन, क्या है उसका नाम, सैफुद्दीन, आरामबाग टीवी वाला, उसका तो तोड़ फाड़ करके ख़त्म कर दी थी स्टूडियो। वो तो बेचारा आजकल यूट्यूब चैनल में एक लैपटॉप लेके काम कर रहा है, उसको तो जेल में डाली थी, तोड़ फाड़ बहुत कुछ किया है। सबका यही हालत होने वाला है। तो सोच समझ कर, दिमाग लगा कर इस बार ख़त्म करो, दीदी की कहानी ख़त्म कर दो, टीएमसी को उखाड़ो। तो क्या लग रहा है बीजेपी का कितना चांसेस है? क्योंकि जो दक्षिण बंगाल है, जैसे नंदीग्राम है, ईस्ट मेदिनीपुर है, वेस्ट मेदिनीपुर है, वहाँ पे तो अभी चुनाव चल रहा है और माहौल देखा जा रहा है कि किस तरह से टीएमसी के लोग जो है भय का माहौल पहले दिन से ही पता चल गया है। 7 चरण बाकी हैं, नहीं पता और कितनी मौत देखनी पड़ेगी। बट ये इलेक्शन बंगाल के इतिहास की इलेक्शन होगी। बंगाल के हिंदुओं के लिए ये आखिरी इलेक्शन होगी। अगर जीत गए तो हिंदू बच जाएगा, अगर हार गए तो ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हिंदुओं के लिए और कोई जगह नहीं रहेगा, बंगाली हिंदू के लिए और कोई जगह नहीं रहेगा। एक बार पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से घर द्वार, ज़मीन, जायदाद सब कुछ छोड़ के वो लोग आ चुके हैं। दूसरी बात, जब रिफ्यूजी बनेंगे तो कहाँ जाएंगे, और जगह नहीं रहेगी हमारे लिए। दीदी तो अलग कर लेगी, वो डिसाइड करके रखी है, वो देश से अलग हो जाएगी, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगी। उनके साथ है ना, उनके मेयर साहब है सेक्युलर फ्रंट वाले अब्बास भाई साहब है, भाईजान है, वो लोग करेंगे। तो ये हिंदुओं को आँख खुलना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि आखिरी लड़ाई है, इस बार डिसाइड कर लो किसको वोट देना है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू हैं
क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो पंजाब, बंगाल, गुजरात, इन्होंने विभाजन की विभीषिका झेली, लेकिन यहाँ के जो हिंदू हैं अभी भी समझते नहीं हैं उस बात को। बहुत ही सेकुलर टाइप के, या फिर सेकुलर क्या कहें, सेकुलर तो शब्द ही गलत हो गया है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल जैसा विभाजन पंजाब में भी हुआ है, लेकिन बार बार अपना घर खोना पश्चिम बंगाल के लोग, मैंने बंगाली हिंदू वही लोग भुगत चुके हैं। जब 1947 में वो लोग रह गए, फिर उसके बाद कुछ लोग चले गए असम के साइड में, कुछ चले गए मेघालय में, उनको लेकिन वहाँ से भी, मेघालय से भी भगाया गया। पिछले 40 साल में कितने हिंदुओं को भगाया गया है, उसकी इतिहास पढ़ लीजिए। मैंने दोबारा वो लोग रेफ्यूजी बने हैं। तो बार बार जो भी हुआ है बंगाली हिंदू के ऊपर हुआ है। वो अपना होमलैंड जिसको बोलते हैं हिंदू होमलैंड, बार बार बंगाली हिंदू खो चुका है। और कितने बार खोएंगे भाई साहब? सब छोड़ के आए हैं हम लोग बार बार। मैंने एक बार रेफ्यूजी हो जाए आदमी ठीक है, बार बार बंगाली हिंदू के ऊपर क्यों होती है? पंजाब एक बार हुआ है, उसके बाद पंजाब में तो कोई समस्या ऐसा नहीं है कि उनको रेफ्यूजी बनना पड़ेगा। हम लोगों के पास यहाँ है समस्या। इस बार अगर हार गए तो हम लोग सब रेफ्यूजी बन जाएंगे, वो निकाल के फेंक देगी सबको। उनका पॉपुलेशन वो बढ़ा चुकी है, क्योंकि उनका बोलता है ना, उनका ही पार्टी का ब्लॉक का प्रेसिडेंट बोलता है ना 30%। अब्बासुद्दीन बोलता है, जिसके साथ वो बोली है कि पोस्ट इलेक्शंस वो उनके साथ हाथ मिलाएंगे। अब्बासुद्दीन क्या बोला है कि मैं अल्लाह से मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि ऐसा एक वायरस दे दो कि 50 करोड़ हिंदू मर जाए। तो जो हिंदुओं की मौत मांग रहा है, वो लोग अगर राज करना शुरू कर दे, पावर में आ जाए, तो हिंदुओं की क्या हालत होगी? ये हिंदू को समझने का टाइम है। मैं बार बार बोलती हूँ, हिंदू जागो, बहुत सो लिए हो इतने साल, अब जागो, और उपाय नहीं है। ये आखिरी इलेक्शन, बंगाल के लिए आखिरी इलेक्शन है हमारे जीने मरने की इलेक्शन है ये। टीएमसी के लोग अभी नंदीग्राम में जो वहाँ कांथी में चुनाव चल रहा है, ईवीएम को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं अभी से। ईवीएम का रोना तो इनका चलते रहेगा। दीदी तो मैंने जमाना चली गई आगे, दीदी चली गई पीछे। दीदी बोलती है कागज दो, ठप्पा वोट मारेंगे। सुबह से मैंने 1 घंटा भी नहीं हुआ, शुरू हो गया। ईवीएम में नहीं वोट पड़ रहा है, कुछ भी दबा रहे हैं तो कमल पे। मैंने हम लोग को पता था कि हर बार इलेक्शन के बाद ऐसा ही होता है कि ईवीएम की इज्जत लूटी जाती है। वो बेचारी ईवीएम उसकी इज्जत ले लेती है, ये ऑपोजिशन वाले। कुछ नहीं है तो चलो पूरा दोषारोप ईवीएम पर। ये तो हर बार का नाटक है। जब से ईवीएम आई है, ईवीएम बेचारी बदनाम है। क्या करेगी वो? क्या दीदी नंदीग्राम हार रही है? दीदी को पूछना चाहिए कि कल से जाके दीदी बैठ रही है। एक दिन पैर टूट गया बोल के तो भाग गई थी, इतने दिन गई नहीं वापस। फिर कल से जाके बैठ के अगर दंगा करेगी तो वो जीतेगी। हिंदू अगर डर जाएगा, घर में बैठ जाएगा, तो दीदी जीत जाएगी। अगर हिंदू हिम्मत करके निकल के वोट करेगा तो दीदी हारेगी। अब डिपेंड करता है हिंदुओं के ऊपर कि हिम्मत दिखाओ, इस बार उस बार वो एक बार हो जाए। कितने को मारेगी? कुछ को मारेगी, लेकिन दीदी से छुटकारा मिलने के लिए वोट करना ज़रूरी है। इस बार घर में डर के बैठोगे, वो लेके जाएगी वोट। वही तो चाहती है। आज बोली है अपने सभा में, कल से मैं नंदीग्राम में रहूँगी, देख लूँगी क्या होता है। ये तो धमकाना हुआ ना, स्ट्रेट वे एकदम थ्रेटन कर रही, धमका रही है, लोगों को डरा रही है। ये जो डर का माहौल है ना, ये आप गांव में जाओगे ना, तो गांव में लोगों के चेहरे से आपको पता चलेगा। बहुत खुश है, बीजेपी आ रही है, लेकिन लास्ट में वही बोलते हैं, दीदी बाँचबो तो, माने इस बार अगर हार गए हम लोग बचेंगे तो। तब हम लोग को लगता है हम लोग तो शहर में है, घर के ऊपर छत है। उनके घर के ऊपर जो छत था, जो ये आम्फान में उड़ गई है, उसका छत का पैसा आज तक नहीं मिला उनको। क्यों? वो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, एक पैसा नहीं मिला है। वो सब प्लास्टिक शीट लगा के वो लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, पानी घुसना शुरू होता है। वो लोग भी बीजेपी कर रहे हैं, हिम्मत करके निकल रहे हैं। लेकिन आखिर में पूछ रहे, दीदी हेरे गए, इस बार बाँचबो तो, मैंने इस बार हारने से बचेंगे ना? तो क्या जवाब देंगे बोलिए इन लोगों को? कुछ नहीं होता है जवाब देने का। कि हिम्मत करो, एक ही बोलते हैं कि हिम्मत करो, इस बार जाके वोट जरूर देना। सुबह सुबह निकल जाना, एकदम सुबह जैसे वोटिंग शुरू होगा तुरंत निकलो, निकल के वोट देके घर में घुस जाओ। निकलने की ज़रूरत नहीं है दिन भर, क्यों? मारपीट होगा ना चारों तरफ। मत निकलो, एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल के फटाफट वोट कंप्लीट करके घर में घुस जाओ। सबको मैं बोल के आई हूँ, जितने लोग मिले हैं गाँव में, एक ही बात बोली हूँ, सुबह जाके वोट करके घर में घुसोगे, कोई भी आके दरवाज़ा खटखटाए, खोलना नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलना।
मार के पीट के ख़त्म करके चला जाएगा। इन लोग को तो मार्किंग किया हुआ रहता है ना, कौन किस पार्टी में वोट देता है। लोग जानते हैं हमारे साथ निकल रहे हैं, दिख रहा है। क्या करें इन लोगों के लिए बताइए? कुछ नहीं है हमारे पास ऑप्शन, खाली कार्यकर्ता मरते जा रहे हैं। मोदी जी बांग्लादेश गए हैं आज, तो जैसे वो बांग्लादेश गए हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जो मतुआ समाज का हेड क्वार्टर है ठाकुर बाड़ी, वहाँ पे जा रहे हैं। तो देखने से लगता है कि जैसे बांग्लादेश गए हैं तो वहाँ पे 6 शक्तिपीठ मंदिर हैं। तो जो भारत के हिंदू हैं, पूरे भारत में इसका लाइव टेलीकास्ट होता है, तो लोगों को लगता है कि वहाँ भी अपने 6 शक्तिपीठ है। ऐसा कभी पता नहीं था, पढ़ के वो बात समझ में नहीं आती, लेकिन लाइव देख के समझ में आता है वहाँ भी 6 शक्तिपीठ है। तो एक इच्छा मन में आती है कि हम लोग भी वहाँ जाएं, वहाँ अपना घर है। तो वो इच्छा एक तरह से हमको उधर लेके जाती है, अखंड भारत के सपने की तरफ लेके जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं कि मोदी जी कर क्या रहे हैं? अखंड भारत का जो सपना है क्या सच करने की दिशा में काम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात, मैं अपनी शक्तिपीठ में जाऊंगी, मुझे पूरा अधिकार दिया हुआ है। कोई मुसलमान जब हज करने जाता है हम लोग तो नहीं पूछते हैं। तो मोदी जी गए हैं, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपना हिंदुत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वेयरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव्स, वो दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूँ। गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, तो उसमें तो गलत बात है नहीं। मुसलमान लोग अपना दिखाते हैं तो वो अपना दिखा रहे हैं। ये जो शक्तिपीठ, सही में हम लोगों को भी तो नहीं पता था, तो हमें भी तो इच्छा होगी कि हम भी कभी बांग्लादेश जाए। हमारे साथ बांग्लादेश की अभी रिलेशन बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिलेशन बहुत अच्छी है। तो रिलेशन अच्छी होगी तो हमारे लिए जाना आना सुविधा होगा। ये अखंड भारत की बात तो शायद बहुत दूर की बात है। अभी रिलेशन अच्छी हो जाए दो देशों में। बांग्लादेश में जितने बचे खुचे हिंदू हैं, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सिक्योरिटी अगर मोदी जी जाने से बढ़ जाए, उनके मन में अगर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तो हिंदू हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं ये निश्चित करने के लिए कि हम बांग्लादेश में सेफ रहेंगे, तो ये गलत कहाँ है? वही तो हमारे ही भाई हैं, हिंदू भाई लोग। तो उनके लिए अगर प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, हिंदुओं को खुश होना चाहिए। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना सेक्युलर शब्द, ये तो एकदम गलत शब्द है ना। ये तो सेक्युलरिज्म माने इक्वालिटी, रिलीजन में हर धर्म में इक्वल। यहाँ सेक्युलरिज्म माने है सिर्फ मुसलमान की तोषण, वो करोगे तो आप सेक्युलर। आप जिस दिन आप बोलोगे कि मैं हिंदू हूँ, उस दिन आप हो जाओगे कम्युनल। आप भगवा टीका मारोगे तो आप कम्युनल। आप ऐसा करके कपड़ा, वो दुपट्टा लगाओगे तो आप सेक्युलर। ये गलत बात है। आप रास्ते में बीफ खाओगे तब आप सेक्युलर। आप सुअर की मांस खाने की बात करोगे तब आप हो जाओगे कम्युनल। तो मैं हिंदू हूँ, मैं अपने शक्तिपीठ में जा रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं। आज मैं सुन रही थी सुबह, वहाँ के हिंदू लोग बोल रहे हैं कि हम में ना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब और कोई हम लोगों को मारेगा पीटेगा नहीं, रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो जाएगी। वहाँ रेगुलर हम लोग देखते हैं न्यूज़ में कि मंदिर तोड़ी जाती है, जो बंगाल में होती है। बंगाल के गाँव में चले जाओ, थोड़ी सबब में चले जाओ, बसीराट में रेगुलर होती है वो मंदिर तोड़ना, या गाय का मांस लटका के चले जाते हैं हिंदू मंदिर के बाहर, वहाँ भी होती है। अगर ये चीज़ बंद हो जाए, जितने भी परसेंटेज बचे हुए हैं उनकी लाइफ में तो शांति आ जाए, तो इसमें बुराई क्या है? और अखंड भारत का सपना किसका नहीं है? सबका है, हर हिंदू का है अखंड भारत।